ठीक है, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स पता करेंगे हम, या फोर्स भी पता कर सकते हैं। बेटा ये जो बॉल ऐसे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, राइट, एंड दिस बॉल इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये इनिशियल बना रहा हूं मैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो देखो ये जो u है बेटा, इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे। जब भी ओब्लिक प्रोजेक्शन होता है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करोगे? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा हुआ, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो दैट मीन्स अगर ये एक वेक्टर है, आपको पता है जिधर थीटा बनेगा उस डायरेक्शन में होता है कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में u sin थीटा। सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तभी तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये इधर है तो ये u cos थीटा हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब इन दोनों को मिला के ये बनना चाहिए, ये u cos थीटा, u sin थीटा, और ये उनका रिजल्टेंट है u, ठीक है। ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। और फाइनली क्या सिचुएशन है? फाइनली ये है हमारे पास u, ठीक है। इसका एंगल यहां बन रहा है थीटा, ठीक है। इस u का जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, अब देखो ये इजी है, थीटा इधर है ना, इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी u cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। ये चीजें हमने वेक्टर रेजोल्यूशन में भी पढ़ी, ठीक है, यहाँ बस यूज कर रहे हैं। बेसिकली दोनों ये एक साथ ही हो रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये है बेटा, इस डायरेक्शन को सपोज पॉजिटिव ही ले लेते हैं, पी आई एक्स विल बी इक्वल टू एम यू कॉस थीटा, है ना। क्योंकि ये चीज अगर आप यहां सुपर इम्पोज कर दोगे ना तो ऐसे बोलोगे ये u cos थीटा है या ये u cos थीटा, एक ही बात है। मतलब अगर वेक्टर ऐसे होगा तो इसके कंपोनेंट्स को आप ये भी बना सकते हो, ये भी इसके कंपोनेंट्स ही हुए, ठीक है। यू हैव स्टडीड कि जब भी हम किसी वेक्टर को पैरेलल मूव करते हैं वो सेम रहता है। सो यू कीप इट हेयर और हेयर, दैट डजंट मैटर, पैरेलल ही तो है। तो ये हो गया along x axis, मास है इसका m, तो मास तो m ही रहेगा, m into u cos theta will be the initial momentum along x axis. And what is initial momentum, sorry, final momentum along x axis? pfx कितना होगा? देखो इससे स्ट्राइक करने के बाद बॉल ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इसका x कंपोनेंट तो इधर हो गया। पहले x कंपोनेंट देखो ये u cos थीटा की ये डायरेक्शन थी, अभी u cos थीटा की ये डायरेक्शन है, तो फाइनल मोमेंटम along x axis will be माइनस एम यू cos थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अगर निकालना है, इट विल बी इक्वल टू पी एफ एक्स माइनस पी एफ आई एक्स माइनस एम यू cos थीटा माइनस एम यू cos थीटा। तो बेटा डेल्टा पी एक्स जो होगा दैट विल बी 2mu cos थीटा, ये माइनस आ गया, लेकिन अगर हमने मैग्नीट्यूड ही लिखना है खाली तो हम इसे सीधा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे 2mu cos थीटा। कितना चेंज हुआ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस? 2mu cos थीटा। लेकिन अगर आप अलोंग वाई एक्सिस देखें, इनिशियल भी ऐसे है u sin थीटा और फाइनल भी ये u sin थीटा, यहाँ या यहाँ एक ही बात है, इसलिए डेल्टा पी वाई जो होगा दैट विल बी 0। मतलब जब बॉल इस तरह से स्ट्राइक करके ऐसे जाएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ही चेंज होगा, द वर्टिकल मोमेंटम विल बी सेम। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ये तो 0 ही है तो सीधा बोलेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu cos थीटा, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, यू नो, यहाँ आपको दिया था क्वेश्चन में कि डेल्टा टी टाइम के लिए ये कॉन्टेक्ट में है, so we write f equals to delta p by delta t, so that is equal to 2mu cos theta divided by delta t. so f कितना आ गया हमारे पास?
F is equal to 2mu cos theta डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। अगर इम्पल्स पता करना है वो भी यही है, बिकॉज इम्पल्स ही तो चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स भी वही है, चेंज इन मोमेंटम भी वही है, कितना 2mu cos थीटा, और उसको जब आप डेल्टा टी से डिवाइड करोगे 2mu cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट विल बी द फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इसमें हम बात करते हैं अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है? बेसिकली एक्शन और रिएक्शन हम फोर्सेस को ही बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम सिंपली ये बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जब भी सपोज करें ये वॉल है, कोई एक बॉल इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, एक बॉल ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया और इसके ऊपर फोर्स लगाई, मान लो दैट फोर्स इज F12। तो जब ये बॉल वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो ये वॉल भी बॉल के ऊपर फोर्स लगा के उसको वापस भेज देती है, दिस इज F21। दीवार के ऊपर जो फोर्स लगी, अब इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, FAB बोल सकते हैं। मान लो ये दीवार A है और ये B है, दिस इज FAB एंड दिस इज FBA। व्हाट इज FAB? इट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एंड व्हाट इज FBA? फोर्स ऑन B ड्यू टू। ये दोनों जो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। द फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट देयर इज अ मिसकंसेप्शन। और ये मिसकंसेप्शन क्या है? ये बोला जाता है कि ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, उनका नेट इफेक्ट जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता? देखो, ये जो दोनों हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, एक्शन, किसी एक को एक्शन दूसरे को रिएक्शन बोलेंगे। तो वेक्टर्स में आपको पता है बेटा, नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस दीवार के ऊपर अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है तो इस पे राइट की तरफ लगेगी, ठीक है, इस पे राइट है तो उस पे लेफ्ट है। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। Action and reaction act on different bodies, that is why their net effect जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेट इफेक्ट जीरो तब होता है जब एक पॉइंट है, ये कोई या कोई बॉडी है, इसी पे दो फोर्सेस लगाई हमने, 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो तब नेट फोर्स हम बोलते हैं जीरो होती है। बट जब तक दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लग रही, यहाँ एक पे लगेगी तो नेट जीरो आएगा। यहाँ एक एक्शन इस पे हो रहा है, रिएक्शन तो इस पे हो रहा है। जैसे मैं एक फोर्स उधर लगा रहा हूँ तो बोलेंगे वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज 10, तो बॉल के ऊपर भी 10, बट उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के कारण लग रही हैं, इसलिए इनको एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। तो फिजिक्स में हम एक्शन और रिएक्शन बेसिकली फोर्सेस को ही बोलते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारा चलना जो है that is based on Newton's third law of motion, because when we walk we apply force on the ground,
एंड ग्राउंड का जो रिएक्शन है वो हमें आगे की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये भी आपको वेक्टर्स में बताया था, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स अप्लाई की हमने एफ, और इसका जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, इसी रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमें आगे की तरफ पुश करता है, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारे वेट को बैलेंस करता है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन हुआ ग्राउंड पे, रिएक्शन हमारी बॉडी पे है। और भी बड़ी सेट एग्जांपल हैं, जब आप किसी बोट से, मान लो ये कोई बोट है पानी में, एंड ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस बोट, सो व्हेन द पर्सन जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर द बोट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर जो फोर्स लगी बोट के कारण वो आगे की तरफ है, तो बोट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पीछे होगी। ठीक है, किसी बर्ड का जो फ्लाइट है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द बर्ड पुशेस द एयर विद इट्स विंग्स बैकवर्ड, एंड एयर का जो रिएक्शन है वो उसको आगे, स्विमिंग करते हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, यू कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो आपको दिखेगा वहां, ये है इस फॉर्म में है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारे 3 लॉज हैं, हम इनको रिव्यू करेंगे बेटा। इन तीनों लॉज को हम रिव्यू करते हैं विद ए सिंगल कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ is the real law of motion. न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स बोथ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों के दोनों सेकेंड लॉ में हिडन है, कंटेन्ड है मतलब हिडन है, तो डायरेक्टली हमें वो न्यूटन सेकेंड लॉ ही दिख रहा है, बट अगर हम इनडायरेक्टली देखेंगे तो उसी सेकेंड लॉ से हमें फर्स्ट लॉ भी मिल जाता है, और उसी सेकेंड लॉ से हमें न्यूटन का तीसरा लॉ भी मिल जाएगा। तो इसलिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अब उसको हम जस्टिफाई करेंगे, हाउ दिस फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ इन न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे है। ठीक है, व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद न्यूटन सेकेंड लॉ एंड फाइनली विल एंड अप एट न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखना कैसे। अभी हमने ये पढ़ा कि F होता है ma, we know this F is equal to ma, this is Newton's second law. So whatever we do with the help of Newton's second law. If F equals to 0, then m into a will be equal to 0. अगर फोर्स 0 है तो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है। अब मास तो बेटा 0 होता नहीं, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, acceleration is 0. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. तो बेटा जब हम ये लिखेंगे dv by dt is 0, dv by dt 0 होने का मतलब है या तो v 0 है और या फिर v कांस्टेंट है, either this v equals to 0 or this v equals to constant, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। तो जब dv by dt आपके पास 0 आया तो इसका मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट, और या फिर बॉडी जो है इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसे एक बार रीड करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है इसमें।
यहां से आप पढ़ो बेटा इसको, क्या लिखा है, फोर्स अगर 0 हो तो बॉडी या तो रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। हमने स्टार्ट किससे किया, इसी का स्पेशल केस है, देखो स्टार्ट किया विद न्यूटन सेकंड लॉ एंड लेट कर लिया कि फोर्स 0 है। तो हमने जब लेट किया फोर्स 0 है तो या तो v 0 और या v कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी और या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी तो यही है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देखो दिस इज द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, देयरफॉर ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी remains at rest or moves with uniform velocity, and this is nothing, this is Newton's first law of motion. So we start with second but finally we have first. ऐसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसी में है। बेसिकली जितना भी हम ये पढ़ते हैं ना लॉज ऑफ मोशन, हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी, वो भी इसी से आया, F इक्वल टू dp/dt से। फिर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, अभी आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे एंड यू विल सी कि वो भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है। सो फिजिक्स में एक्चुअली जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं ना, तो डायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, F इक्वल्स टू ma से बेटर है ये बोलना, F इक्वल्स टू dp/dt, पूरा डायनेमिक्स इसी पे बेस्ड है। यही फर्स्ट लॉ है, यही सेकेंड लॉ है, यही थर्ड लॉ है, यही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बन जाता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स थर्ड लॉ, हाउ इट कंटेन्स थर्ड लॉ। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, लेट अस से एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, दोनों एक दूसरे की तरफ चली, और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चली तो इनका कोलिजन हुआ, और उस कोलिजन में क्या किया, तो उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। लेट दिस इज F12 एंड दिस इज F21, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गई या नहीं गई दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज जब कोलिजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। हो सकता है दोनों रुक गई हो, उसके बाद हो सकता है दोनों मोशन में आ गई हो, या हो सकता है एक रेस्ट पे आ गई दूसरी मोशन में हो गई। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि इनका क्या होगा कोलिजन के बाद, वो तो हम कोलिजन में पढ़ेंगे। बट जब कोलिजन हुआ तो उस कोलिजन में दोनों बॉडीज ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, और जब भी दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी या जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो फोर्स से क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। सपोज करते हैं F12 be the force on m1 due to m2 and F21 is the force on m2 due to m1। एक फोर्स F12 और दूसरी फोर्स F21, ठीक है, like this, F12 F21। so according to न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ देखो मैं लिख रहा हूं, what will be F12 d by dt of p1, what is F12 d by dt of p1 and what is F21 dt of p2। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें, इक्वेशंस का नाम रख लो चाहे कुछ, adding 1 and 2, when you add both therefore F12 plus F21 equals to
d by dt of p1 plus d by dt of p2. So d by dt of p1 plus p2 आ गया। f12 प्लस f21 क्या आ गया, d by dt of d by dt कॉमन ले लिया, p1 प्लस p2। आपको पता है d by dx of u plus v is d by dx of u plus d by dx of v, पढ़ा हुआ आपने ये डिफरेंशिएशन में सिंपल फॉर्मूला एडिशन वाला। बेटा यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ध्यान से समझना इस चीज को, एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। ये दोनों बॉडीज हैं, दे आर सिस्टम, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई। मतलब ऐसे समझो कि ये बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक u1 और दूसरी u2, तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती, यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। तो ये दो बॉडीज अगर मस्त अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है ना, तो इनके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही। फोर्स तब लगेगी जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, और ये जो फोर्सेस होंगी जिनको हमने नाम दिया है F12 एंड F21, ये बेटा इंटरनल फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं है। तो F12 प्लस F21 इंटरनल फोर्सेस हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। और याद रखना, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, आज ही कर लेंगे इसको हम। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains conserved। इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा मतलब इसका ये हुआ, दैट इज P1 प्लस P2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और बेटा अगर P1 और P2 का सम कांस्टेंट है, यहां देखिए ये चीज अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गई, डिफरेंशिएशन ऑफ P1 प्लस P2 विल बी जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, और जब हम यहां जीरो पुट कर देंगे तो F12 प्लस F21 क्या बन जाएगा, जीरो। और बेटा अगर F12 प्लस F21 जीरो है तो F12 आ जाएगा माइनस ऑफ F21। F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। सो यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। So we started with F equal to dp by dt, मतलब we started with Newton's second law, but what is the outcome? Outcome is third law. So that means सिर्फ थर्ड लॉ के केस में आपको करना क्या पड़ेगा, जब इसको जस्टिफाई करना है, you need to consider two bodies, तभी तो एक्शन रिएक्शन वैलिड होगा। ठीक है, that is why second law is called as the real law of motion। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है उसी के स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, हम एक और पढ़ेंगे लॉ अभी, फिर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना वो मिक्स हो जाएंगे सबके, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं उसके बाद आप। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
सिंपल स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको बोल भी दी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में मोमेंटम सेम रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिंपली ये भी न्यूटन सेकंड लॉ देखो कैसे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F is dp by dt. If F equals to 0, then dp by dt equal to 0. और बेटा जब dp by dt 0 होगा तो मतलब जो p है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ p 0 भी बोल सकते हैं, बट जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो मोमेंटम होता ही मोशन में है। ठीक है, p 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर फोर्स नहीं लग रही, बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, मोशन में है तो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है मोमेंटम चेंज होता है, या कोई भी फोर्स लगेगी, फोर्स लगने से तो मोमेंटम चेंज होगा। F इज इक्वल टू dp by dt, बट अगर F 0 है तो dp by dt जो है वो भी 0। बेटा इसकी ऐसे तो बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। वी हैव ए वेरी कॉमन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने पहले भी पढ़ रखी है वो, दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है ये एग्जांपल देखो। सपोज वी हैव ए गन एंड इन दिस गन देयर इज ए बुलेट। कोई रिवॉल्वर ले लो एक ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज इनिशियली एट रेस्ट। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। फाइनली व्हेन द बुलेट इज फायर्ड, सपोज द बुलेट मूव्स, नाउ द बुलेट इज फायर्ड, द बुलेट इज मूविंग with a velocity v. Mass of the bullet is m. Small m is mass and small v is the velocity. Capital M is the mass and capital V is the velocity. When the bullet is fired, the gun recoils back. But what is the final momentum? Pf m into v plus capital M into capital V. बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर होते हैं। एंड व्हेन यू इक्वेट देम, mv plus mv equal to 0, this means m into v is minus mv, तो कैपिटल v आ जाएगा माइनस mv डिवाइडेड बाय m। इस एक्सप्रेशन में ये जो नेगेटिव साइन है, रिकॉइलिंग इसलिए बोलते हैं। when the bullet moves in the forward direction, the gun moves in the backward direction, and that is why if we have a big gun, not a revolver, revolver को तो हम शोल्डर के साथ टच नहीं कर सकते, उसको तो दूर ही रखना पड़ेगा, but if you keep the bigger gun out, दूर रखेंगे, it will recoil back and will hit the shoulder। ठीक है, so we keep it always close to the shoulder while firing। हम गन को शोल्डर के पास ही रखते हैं ताकि वो हर्ट नहीं करे। एंड मोर ओवर एक चीज और होती है उसे, जब हम शोल्डर के कांटेक्ट में लाते हैं ना, तो इफेक्टिवली हमारी बॉडी भी गन का पार्ट बन जाती है। कांटेक्ट में है तो रिकॉइलिंग तो होगी, पूरी बॉडी की होती है, थोड़ा सा लगेगा। जितना मास हम बढ़ा देंगे ना, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम हो जाती है। अगर गन लाइटर होगी एंड वी कीप इट अवे फ्रॉम द शोल्डर, ये मास कम होगा
तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इट कैन इंजर द शोल्डर। सो वी ऑलवेज कीप इट लाइक टच करके। दो पर्पज है, एक तो रिकॉइल होके हिट नहीं करेगी, और दूसरा इफेक्टिवली हम मास बढ़ा देंगे, तो मास बढ़ाने से रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट इसको आप देखो। मैं सपोज एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है कोई, जिसका मास है m1, और ये बॉल u1 वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। देन इसके आगे एक और बॉल है इन द सेम लाइन, इसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। एंड लेट अस एज्यूम कि u1 जो है वो u2 से बड़ा है। बेटा अगर u1 u2 से बड़ा होगा तो ये उसको हिट करेगा। हिट करेगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मान लो इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, ये पीछे से आया, इसने इसको आगे की तरफ फोर्स लगाई होगी, और अगर इसके पे आगे की तरफ फोर्स लगी है तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगी होगी। और उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद वो दोनों सेपरेट होके चल गए। चलो मैं यहां बना लेता हूं, एक दूसरा v1 और v2 उनकी फाइनल वेलोसिटीज आ गई। सो वी हैव this as the picture before collision. This is the picture after collision. And here it is during collision. Before, during, after. अगर ड्यूरिंग कोलिजन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई है, तो इसका मतलब दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ। सपोज करते हैं इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ वो डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ, मतलब दोनों का जो कांटेक्ट बना था वो डेल्टा टी टाइम के लिए बना। तो उस डेल्टा टी टाइम में व्हाट इज इंपल्स ऑन m1? impulse is force into time, वेक्टर लिख लो चाहे आप। एंड अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, बट impulse is equal to change in momentum. Therefore f12 into delta t impulse change in momentum। देखो what is initial momentum? m1 u1। इसका फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 v1। जिस पे फोर्स लग रही है मोमेंटम उसी का तो चेंज होगा। सो m1 v1 माइनस m1 u1। अब ये नहीं बोलना कि यहाँ तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हम चेंज फाइंड कर रहे हैं। चेंज होता ही डिफरेंस है, मतलब पहले 10 था बाद में 15 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 5। ठीक है, इट इज 15 माइनस 10। सिमिलरली ये मेरे पास ना एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली व्हाट इज इंपल्स ऑन m2? f21 delta t and according to impulse momentum theorem f21 delta t will be equal to change in momentum of m2। तो m2 का पहले था m2 u2, बाद में हो गया m2 v2। सो वी राइट m2 v2 माइनस m2 u2।
So this is our first equation and this is the second equation. समझ में आ गया क्या लिखा? जब दोनों बॉल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों का मोमेंटम चेंज होगा एंड चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है. सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई. अब देखो जो न्यूटन थर्ड लॉ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या स्टेटमेंट है? F12 is minus of F21. अगर दोनों तरफ को हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, therefore F12 डेल्टा टी, F21 डेल्टा टी. अब देखो जो F12 है इंटू डेल्टा टी वो है M1 U1 V1 माइनस M1 U1, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 डेल्टा टी M2 V2 माइनस M2 U2. This implies that M1 V1 minus M1 U1 is equal to, इसको minus M2 V2 plus M2 U2. अभी आप क्या करेंगे इसके बाद, यहां से ये नेगेटिव टर्म इधर ले आओ, यहां से ये नेगेटिव उधर ले जाओ, दोनों तरफ सारी पॉजिटिव हो जाएंगी. M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. ठीक है, एंड रिवर्स करके मैं ऐसे लिखूंगा M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. So the conclusion is, therefore, ये देखो ये कोलिजन से पहले एक पार्टिकल का मास M1, वेलोसिटी U1, दूसरे का M2 U2, तो ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बोलो, हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. क्या बोलेंगे? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. So momentum before collision is equal to momentum after collision. That is why it is called law of conservation of momentum. तो external force नहीं लग रही है, F12 और F21 internal forces हैं, and in the absence of external force, when only internal forces are present, the momentum of the system remains conserved. एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया देखो, क्योंकि M1 पे फोर्स लगी तो M1 का मोमेंटम चेंज हो गया. पहले था M1 U1, बाद में हो गया M1 V1, वो चेंज हो गया. M2 पे भी फोर्स लगी, M2 का मोमेंटम भी चेंज हो गया. बट ये दोनों फोर्सेस तो इंटरनल है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है. F12 और F21 सिस्टम के हिसाब से जीरो फोर्स है. ठीक है, तो इसलिए सिस्टम का मोमेंटम मतलब दोनों का इनिशियल और दोनों का फाइनल सेम है. ठीक है, दैट इज वाई इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.